गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है जीएसटी। जीएसटी जैसे इसके नाम से ही विदित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को अगर हम मोटे भाषा में कहें तो जो वस्तुओं के ऊपर लगने वाला टैक्स है और जो सेवाओं पर लगने वाला टैक्स है, उनको अगर हम जोड़ दें तो उसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जिसका उस वस्तु को बनाने का जो कीमत आती है उस पर या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी फिगर आती है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक प्रकार की फिक्स परसेंटेज है जो एक आदमी दूसरे आदमी को जब माल बेचता है तो जिस रेट के ऊपर वो माल को बेच रहा है वो उस परसेंटेज के अनुसार उसको लगाकर सामने वाले से उसको कलेक्ट करेगा और सरकार के पास जमा कराएगा। दूसरे आदमी के लिए यही वस्तु जो है जो उसने बिल पर खरीदी है वो सामने वाले के लिए उसकी कॉस्ट हो जाती है, और जब वो उसके अंदर अपने प्रॉफिट मार्जिन को रखकर सामने वाले को बेचता है तो उसके ऊपर भी उसे टैक्स लगाना पड़ेगा। और जो वो टैक्स आएगा उसमें से जो वो परचेज के ऊपर टैक्स भर के आया है वो उसमें से घटाने के बाद जो रकम आएगी वो उसको सरकार के खाते के बीच में जमा करानी पड़ेगी। मैं आपको अब इस चीज़ के बारे में एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको आसानी से इस चीज़ का समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए एक मैन्युफैक्चरर है जो एक वस्तु को, बी जो एक दुकानदार है जिसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर करवाया हुआ है, उसको उस चीज़ के बारे में बेच देता है 20% टैक्स लगाकर। 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 20 रुपये टैक्स बना तो टोटल बिल की फिगर होगी 120 रुपये। यहाँ पर बी की जो फिगर है परचेज की वो 100 रुपये ही रहेगी और टैक्स अकाउंट के बीच में 20 रुपये चले जाएंगे। बी इसी माल को 20% जोड़ने के बाद सी जो कि कंज्यूमर है उसको वो बेच देता है। 100 रुपये उसकी कीमत थी, 20 रुपये उसका प्रॉफिट मार्जिन है, तो उस माल की जो बिल की फिगर आएगी वो 120 रुपये बनी। इस 20 रुपये के ऊपर जो टैक्स बना वो 20% के हिसाब से 24 रुपये बना। पूरे बिल की कीमत हुई 144 रुपये। बी जो है वो सी से 144 रुपये वसूल करेगा। अब यह प्रश्न उठता है कि बी सरकार को कितना टैक्स देगा, 24 रुपये या उससे कम। बिल के ऊपर टैक्स बना 24 रुपये और परचेज के ऊपर वो दे के आया था 20 रुपये। वो 20 रुपये उसमें से घटा लेगा और 4 रुपये जो बचे वो सरकार के पास में जमा करा देगा। जीएसटी लाने की जो वजह है वो वजह ये है कि हमारा जो आज की तारीख में इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है उसके बीच में बहुत सारी खामियां हैं, जैसे कि कास्केडिंग इफेक्ट, ड्यूल टैक्सेशन, स्वच्छ भारत सेस का क्रेडिट ना मिलना, सैनवेट क्रेडिट जो है वो नहीं मिलना, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलना, कृषि कल्याण सेस का मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट ना मिलना। ऐसी कई खामियां हैं जिनको सरकार कोशिश कर रही है कि इनको दूर कर दिया जाए और इन सबको दूर करने के बाद ऐसा एक टैक्स लगाया जाए जिससे कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और हमारे देश का एक सुधार हो। इस समय हमारे यहाँ पर दूसरी समस्या क्या है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर एक ही आइटम का टैक्स का रेट अलग अलग है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको भी सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर वो ये सोच रही है कि जीएसटी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जहाँ पर जो पूरे भारत के अंदर एक ही हो, लोगों को इस प्रकार की समस्या नहीं हो कि एक राज्य के अंदर टैक्स का रेट ये है, दूसरे राज्य के अंदर टैक्स का रेट ये है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ये आती है वो आती है। इन सब को उसने दूर करने के लिए एक जीएसटी बनाया है जिसके अंदर वो इन सारी चीज़ों को लाएगी और जो पूरे भारत के अंदर एक ही तरह से होगा। इसके अंदर आपको ये नहीं सोचना कि मैं हरियाणा में बैठा हूँ तो इस आइटम का रेट ये है, अगर ये महाराष्ट्र में होती तो क्या रेट होगा, बॉम्बे में है, गुजरात में है, गोवा में है, कहीं पे भी आप चले जाएंगे आपको उस आइटम के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो वही मिलेगा। जीएसटी लगने के साथ ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ प्रकार के टैक्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे केंद्र सरकार बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लेविड जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस के ऊपर है, सर्विस टैक्स है, सीएसटी है, सीवीडी, एसएडी जो केंद्र सरकार लगाती है। ये उम्मीद है कि ये सारे टैक्सेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसी ढंग से राज्य सरकार जो हमसे वैट लेती है, जो कि पहले सेल टैक्स के नाम से जाना जाता था,
परचेज टैक्स हमसे लेती है, लग्जरी टैक्स लेती है, एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है। ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं ये भी उम्मीद है कि वो खत्म हो जाएंगे। कुछ टैक्सेस इसके बाद भी बच जाएंगे जो कि जीएसटी आने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। उसके अंदर कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के पास ही रह जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो राज्य सरकार के पास रह जाएंगे। जैसे केंद्र सरकार के पास बेसिक कस्टम ड्यूटी रह जाएगी, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और राज्य सरकार के पास जो चीज़ रह जाएगी रोड एंड पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये ऐसे हैं जो सरकार के पास उनके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे और जैसे अब तक चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। अब यह आता है कि एक आदमी को टैक्स किस समय भरना है, किस समय लगेगा, उसकी लायबिलिटी किस समय शुरू होती है, ये उसको एक पता होना बहुत जरूरी है। जब एक बिजनेसमैन के द्वारा दूसरे बिजनेसमैन को माल बेचा जाता है तो हो सकता है कि वो एक ही राज्य के अंदर दोनों ही रहते हों, और ये भी हो सकता है कि बेचने वाला एक राज्य में हो और लेने वाला दूसरे राज्य का हो। जब एक ही राज्य के बीच में माल बेचा जाता है तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। अब जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके अंदर इन दोनों को आपको लगाना होगा, और इसी प्रकार से जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में माल को बेचेंगे तो वहाँ पर आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। आईजीएसटी का जो टैक्स का जो टोटल होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के टोटल के बराबर होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो भी टैक्स आएगा वो आईजीएसटी होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सीजीएसटी 10% है, एसजीएसटी 10% है, तो आईजीएसटी 10 जमा 10 20% हो जाएगा। आईजीएसटी कोई एक नया टैक्स नहीं है। आईजीएसटी सिर्फ एक ऐसा टैक्स है जो सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है कि ताकि राज्यों को जो उनका प्रॉपर टैक्स बनता है वो मिल जाए, क्योंकि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका मतलब ये है कि जिस राज्य के बीच में जाकर वस्तु या सर्विस जहां पर एक्चुअल में कंज्यूम होगी उस राज्य को अधिकार होगा उस टैक्स को प्राप्त करने का। आईजीएसटी जो है इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पे ये आता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कौन से ऐसे होंगे जिनको सरकार अपने आप रजिस्ट्रेशन देगी, और कौन से ऐसे होंगे जिनको इसके अंदर लेने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको वही बता दूं कि जिनको लेने की जरूरत नहीं होगी, जिनको इसके प्रभु से बाहर रखा गया है, वो है जो व्यक्ति नॉन टैक्सेबल गुड्स के बीच में या सर्विसेज के बीच में डील करेगा, जो कि जीएसटी के शेड्यूल के बीच में दिया जाएगा, सरकार द्वारा इसे फाइनल कर दिया जाएगा। उन आदमियों को ये नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से एक एग्रीकल्चरिस्ट को जो कि फसल को खुद बोता है और बेचता है उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार ने सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन की सीमा रखी है जिसके अंदर सारे आदमियों को लेना पड़ेगा जिनके ऊपर ये कानून लागू होगा, वो है जब एक आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में माल बेचता है। मान लीजिए जैसे आपने पंजाब से माल हरियाणा में बेचा तो आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा, चाहे आप एग्जम्पशन लिमिट के अंदर ही हो। एग्जम्पशन लिमिट जो है सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम के अंदर 10 लाख रुपए। ये उम्मीद है कि इस चीज़ को ये फाइनल करेंगे। अगर आपकी सेल्स जो हैं वो 20 लाख और 10 लाख से नीचे हैं तब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लेकिन अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर माल बेचेंगे तो ये आपके ऊपर लागू नहीं होता, आपको नंबर लेना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो आदमी कभी कभी काम करते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं कि मेरे को ये काम मिल गया है, ये काम आज इस स्टेट के अंदर कर लूंगा तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, दूसरी स्टेट में कर लूंगा तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। उसका कोई बिजनेस प्रीमाइसिस का एड्रेस फिक्स नहीं होता। ऐसे आदमियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नॉन रेजिडेंट पर्सन्स जो बाहर से आगे हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं को एक्ट के अंदर रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर लगाने का प्रावधान मन में है उनके। जो भी सर्विसेज या गुड्स इस प्रावधान के अंदर आएंगे और जिन व्यक्तियों के ऊपर ये कानून लागू होगा उनको भी एक्साइज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन
लेना पड़ेगा। इसी प्रकार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है या वो आदमी जिनके ऊपर एक्ट के अनुसार टैक्स डिडक्टेड करने की जरूरत है, तो उनको भी इसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनके लिए अनिवार्य है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं 20 लाख के समय जो रकम है उससे नीचे आता हूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्जम्पशन लिमिट यू कैन से, कि मैं उसके अंदर आता हूँ तो मुझे नहीं लेना है। इसके अंदर चाहे सेल आपकी 1 रुपए की भी हो, आपको लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपके लिए अनिवार्य है। अब यह आता है कि जो आदमी आज की तारीख में एक्साइज के अंदर, सर्विस टैक्स के अंदर, सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, क्या उनको भी आवेदन करना पड़ेगा या उनको सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन जो है अपने आप दे दिया जाएगा? जो व्यक्ति आज तक रजिस्टर्ड हैं, सरकार को ने ये बनाया है कि इन आदमियों को प्रोविजनल बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, क्योंकि आज का जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर कहीं पे कोई कमी है, कहीं कोई कमी है, सरकार इसको दूर करने की कोशिश में है। इसीलिए वो सरकार आपको जो नंबर है, जो एग्जिस्टिंग नंबर आपका चल रहा है, वो आपका 6 महीने के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। उस 6 महीने के बाद अंदर आपको अपने निर्धारित पेपर्स के साथ सरकार को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर वो सारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और वो परमानेंट में तब्दील हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो जैसे एग्जम्पशन लिमिट के अंदर आदमी काम कर रहा था, 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन की लिमिट है, और मान लीजिए आज उसकी एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख से क्रॉस हो गई और वो ऊपर आ गया। अब उसके लिए क्या होगा? अगर आदमी 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट थी, अब उससे ऊपर आ गया है, तो जिस दिन उसकी लायबिलिटी बनती है रजिस्ट्रेशन कराने की, उसको 30 दिन का सरकार की तरफ से समय दिया गया है। वो 30 दिन के अंदर अपने वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि सारा कुछ ठीक पाया जाता है तो सरकार के द्वारा उसको 3 दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। जो व्यक्ति अब रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप ये कहते हो कि मैं टैक्स के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैं तो हुई छोटा सा व्यापारी। अगर आपकी जो सेल्स हैं वो 50 लाख रुपए तक हैं, तो आप इस स्कीम को कंपोजिशन स्कीम के अंदर लाया गया है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर परचेज के ऊपर जो आप टैक्सेस पे करके आए हैं उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही आप सेल के ऊपर कोई टैक्स लगा सकते हैं। इस रेट को सरकार के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा, जो कि 1% से कम नहीं होगा। तो इसका यह हुआ कि जो 20 लाख रुपए आप जो सेल करेंगे उस फिगर के ऊपर आप सिंपली सिर्फ 1% या 2% जो भी रेट फिक्स किया जाता है उसके हिसाब से टैक्स लगाइए और सरकार को जमा करवा दीजिए। आपको किसी प्रकार के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, सब कुछ करना है, आप उन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इसके बाद ये आता है कि जो आदमी जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाना चाहता, या एक बार अगर उसने कंपोजिशन स्कीम के बीच में अपने आप को चेंज कर लिया, डाल लिया, क्या वो चेंज कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है। उसको सरकार के द्वारा इस चीज की छूट है कि वो कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब आपको एक निर्धारित समय सीमा के बीच में आपको अपने रिटर्न्स फाइल करनी है, जो कि 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, इस तरह से कई डेट्स को सरकार ने फिक्स किया है जिसके अंदर आपको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है। सरकार ने एक ईमानदार आदमी को पूरे टैक्स का बेनिफिट मिले और जो बेईमान आदमी हैं वो ईमानदार आदमियों पर टैक्स का फायदा ना उठा सकें, इसलिए सरकार ने रिटर्न्स की डेट अलग अलग रखी है कि जब आदमी माल को बेचेगा तो उसे बेचने वाले आदमी को अपनी बेचने की डिटेल जो है वो 10 तारीख तक सबमिट करानी है, जो कि अपने आप ही खरीदने वाले की जो अकाउंट है गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर है वहाँ पर अपने आप आ जाएगा। खरीदने वाला आदमी इस चीज़ को जो उसकी परचेज है, सामने वाले ने जो मेरे को सेल की डिटेल उसके थ्रू मेरे अकाउंट में आई है उससे उसको मैच कर सकता है। अगर उसके बीच में कहीं पर उसे गलती मिलती है तो वो बेचने वाले को कह सकता है कि सर आपने ये बिल छोड़ दिया है मेरा, आप इसको ठीक कर दीजिए ताकि मेरे को टैक्स का क्रेडिट मिल जाए। अगर सामने वाला आदमी इसको ठीक नहीं करता है तो जो आप टैक्स का बेनिफिट उठाएंगे इसके अंदर वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने किसी वजह से
अधिक टैक्स जमा करा दिया है, या आप एक्सपोर्ट के बीच में डील करते हैं, तो सरकार ने आपको इसके अंदर रिफंड का भी प्रोसीजर आपके लिए रखा है, जो कि संविधान के अनुसार एक्ट में जो डाला जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसको फॉलो करते हुए आप सरकार से टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, या अपने अगले रिटर्न के बीच में जो एक्सेस टैक्स है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।